नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और स्वागत है आप सभी का भारत 24 के पॉडकास्ट। अच्छा, भारत में जैसे शादियां होती हैं, जन्मदिन होते हैं, पार्टीज होती हैं, वैसे ही चुनाव होते हैं। मतलब कि हर 3 महीने में आपको लगेगा कि चुनाव है, कभी किसी राज्य का तो कभी किसी राज्य का। और जब देश का चुनाव होता है उसके कुछ दिनों बाद ही वापस किसी राज्य का चुनाव। यानी कि भारत लगभग चुनावी मोड में रहता है। तो क्या कभी कल्पना की है कि ऐसा संभव हो कि हम या भारत देश चुनावी मोड से निकलकर एक उस दिशा में आगे बढ़े जहां पर हम सब मिलकर एक साथ वोट करें और वोटों की गिनती भी एक साथ हो। मतलब कि देश के चुनाव में भी जब हम प्रधानमंत्री चुने और राज्यों के चुनाव भी जब हम मुख्यमंत्री चुने, सभी के चुनाव, राज्य और देश के चुनाव एक साथ हो। मैं बात कर रही हूं वन नेशन वन इलेक्शन की। अच्छा, ये विचार सुनने में तो आसान लगता है, सिंपल नजर आता है, लेकिन वास्तविकता में जमीनी हकीकत यह है कि ये जमीन पर बड़ा पेचीदा है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आज इस विचार को कागज से कानून तक बनाने की जिसके कंधे पर जिम्मेदारी है, वो हमारे साथ मौजूद है, पीपी चौधरी साहब। चौधरी साहब 3 बार सांसद रह चुके हैं, 3 बार वो सांसद बन के आए और साथ में उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार में कई बड़े पदों पर मंत्री रह चुके हैं और कई बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चौधरी साहब की जो कॉन्स्टिट्यूशनल समझ है, कानूनी समझ है, वो ज़बरदस्त है और उसके पीछे की वजह है कि वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बड़े वकील हैं और 11,000 से ज़्यादा केसेस कंडक्ट करा चुके हैं। और शायद यही वजह है कि जो उनकी समझ कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी समझ है, उसी की वजह से उनको वन नेशन वन इलेक्शन के जेपीसी का चेयरमैन चुना गया है। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में आसान भी है, बहुत आइडिया कॉम्प्लिकेटेड है। तो शायद मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक आसान भाषा में क्यों, कैसे और सबसे बड़ा सवाल कब, ये तमाम बातें आज आपके साथ चर्चा में समझ सकें। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला जो मैं समझना चाहूँगी वो है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये विचार क्या है सर? सबसे पहले तो आदित्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भारत 24 चैनल का भी। और आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पे ये चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन ये विजन क्यों हुआ। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, जब भारत का संविधान बना तो सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि लिखित में भले ही मत हो, लेकिन उसकी स्पिरिट, इंटेंट एंड ऑब्जेक्ट ये था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हों। तो 1951-52 और उसके बाद में 57, उसके बाद में 62, उसके बाद में 67, ये 4 चुनाव जो हैं, जिसको हम कह सकते हैं जनरल चुनाव, ये लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हुए। लेकिन उसके बाद में साइकिल जो है 67 के बाद में कि कई नए स्टेट के फॉर्मेशन हुए, नए राज्य बने और कई जो हैं 356 के तहत में कई सरकारें जो हैं वो गिराई गई। तो कई कारण इस तरह के रहे हैं जिस वजह से चुनाव जो हैं एक साथ होने की साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हुई। फिर लोकसभा का जो है वो कुछ पीरियड जो है भारत के संविधान में संशोधन करके उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, 5 साल से 6 साल कर दिया गया। तो ये सारे फैक्टर्स रहे कि जो कि एक साइकिल साथ होने की थी वो डिस्टर्ब हो गई। और डिस्टर्ब होने के बाद में ये नहीं कि हमने रियलाइज नहीं किया, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1980s में ये रियलाइज़ किया और अपनी एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने ये बात बताई कि एक साथ चुनाव की परिपाटी वापस शुरू करनी चाहिए। फिर उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा, उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने फिर कहा, 1999 फिर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कमेटी बनी, उसने भी अपनी ये बात कही, दोहराई। उसके बाद में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 2018 में अपनी रिपोर्ट दी,
वर्किंग पेपर दिया, उन्होंने ड्राफ्ट पेपर दिया, ड्राफ्ट रिपोर्ट। उसके पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2015 में, जिसके चेयरमैन ES सुदर्शन नित्यापन थे, जो राज्यसभा के सदस्य थे कांग्रेस के, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में ये कहा, चेयरमैन ने, उसमें फॉर्चुनेटली मैं भी सदस्य था 2015 में जब उन्होंने रिपोर्ट दी, उसमें उस समय उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए कार्रवाई वापस शुरू होनी चाहिए और वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद में नीति आयोग का पेपर भी आया। तो ये सारी बात जो हैं, जो इंस्टीट्यूशन, वेरियस इंस्टीट्यूशन हैं, सब ने माना कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है, जैसे आपने बताया, कि कोई साल ऐसा नहीं जाता जिस साल 5-6 चुनाव नहीं होते। देखिए 30 राज्य हैं और 30 राज्य के 5 साल का पीरियड हम देखें तो एवरेज जो है वो 6 चुनाव जो हैं प्रति वर्ष होते हैं राज्यों के। अब आप देखिए कि एवरेज 6 चुनाव तो राज्यों के हुए प्रति वर्ष। उसके बाद में पंचायतों के चुनाव, म्यूनसिपलिटी के चुनाव, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, उनके चुनाव भी होते हैं। उसके बाद में पूरा प्रशासन जो है, जब चुनाव होते हैं, आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो पता लगेगा भी कि कलेक्ट्रेट और जिला प्रशासन है पूरा चुनाव में लगा हुआ है। कोई अगर आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट भी लेकर जाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं, उस समय कोई काम। तो किसी सेक्टर का काम ले लीजिए जो कि एक प्रशासन का जिले लेवल का हो, चाहे ब्लॉक लेवल का हो, उसमें प्रशासन जो है लगभग 3 महीने, क्योंकि उसके पहले वो वोटर लिस्ट का काम करते हैं, प्रिपरेशन में उसमें दिमाग लगता है उनका, तो पूरा प्रशासन जो है उसमें डेडिकेटेड हो जाता है। तो किसी तरह का काम, मैं एक कोई पर्टिकुलर काम नहीं, आप देख लीजिए जो प्रशासन काम करता है वो किसी तरह का काम लेके जाएंगे तो उसमें आपका काम नहीं होगा। पुलिस डिपार्टमेंट होगा तो वो भी जो उनका प्रोसिक्यूशन का काम है, कोर्ट में केस प्रोसीड करना, वो भी अपना समय जो है उसमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करने में, उसमें वो ट्रेनिंग में लग जाता है। और उसके बाद में आप देखें सबसे ज़्यादा जो है एडवर्सली अफेक्ट जो होते हैं, मेरा मानना है, वो होते हैं हमारे बच्चे। और बच्चे भी कौन से? बिलो पॉवर्टी लाइन के जिनके परिवार हैं उनके बच्चे, और मिडिल क्लास के। क्योंकि सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनका रिक्विजिशन होता है, प्राइवेट स्कूल का तो नहीं होता है। उनके बच्चे तो आराम से पढ़ते हैं, लेकिन आप डिस्पैरिटी देखिए कि सरकारी स्कूल के टीचर जो हैं वो BLO भी होते हैं नियुक्त, और उसके बाद में उनको वोटर लिस्ट, पंचायत की वोटर लिस्ट बनानी पड़ती है, म्यूनसिपलिटी की वोटर लिस्ट बनानी पड़ती है, और विधानसभा की वोटर लिस्ट, लोकसभा की वोटर लिस्ट, तीनों के टाइम में उनको अलग अलग एक्सरसाइज के लिए जब भी चुनाव होते हैं उनके लिए लगना पड़ता है। फिर जब चुनाव के दौरान उनको बूथ पे भी जाना पड़ता है, उस पर जब वोटिंग होती है, और उसके साथ साथ स्कूल बंद रहता है, बच्चों के स्कूल का उसमें होता है, टीचर अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो इलेक्शन की ड्यूटी में होता है, उसके पहले उसकी ट्रेनिंग भी होती है। तो कुल मिलाकर के आप देख लें कि किसी न किसी रूप में टीचर जो हैं वो ऑक्यूपाइड होने से बच्चों के एजुकेशन एडवर्सली अफेक्ट करता है। इसको तो आप क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते, कितना देश को नुकसान होता है, इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, और इसका इम्पैक्ट बहुत होता है। मैं इकोनॉमी पे बाद में आऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसकी वजह से, ये अलग अलग टाइम पे चुनाव होने से, ये पूरा का पूरा इतना एडवर्सली अफेक्ट करता है। जैसे इकोनॉमिक फैक्टर तो इन्वेस्टमेंट वगैरह का मैं अलग से बताऊंगा। इसकी वजह से अभी जो सरकार का विजन है, उसके पहले अभी 2023 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के तहत में एक सरकार ने, मोदी जी का ये विजन कि एक साथ चुनाव होना चाहिए, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया, हाई लेवल कमेटी का। उनके साथ में हमारे बहुत माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी सदस्य थे उसमें, हाई लेवल कमेटी में, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के साथ में। और उसके बाद में आप देखिए हरीश साल्वे जो बहुत ही प्रख्यात और सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत एमिनेंट लॉयर हैं, भारत के नहीं पूरे ग्लोबली भी, और गुलाम नबी आज़ाद जो कि बहुत लंबे समय से राजनीतिक अनुभव हैं, पॉलिटिकल सोशल हम कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं एक तरह के।
और भी जो हैं लॉ मिनिस्टर भी थे उसमें। तो ये सारे मेंबर्स, उन्होंने 8 मेंबर्स की कमेटी ने एक सरकार को अपनी रिपोर्ट दी और सरकार को रिपोर्ट 2024 में दी। सरकार बनने के बाद में सरकार ने महसूस किया कि इसके लिए एक बिल बनना चाहिए, कानून आना चाहिए, और कैबिनेट ने उसको मंजूर किया और पार्लियामेंट में बिल लेके आई सरकार। और सरकार ने भी माना, क्योंकि ये इतना बड़ा चुनावी संशोधन है, रिफॉर्म है, जिसको हम कह सकते हैं सुधार है। देश का सबसे बड़ा, देश आज़ाद होने के बाद में अगर इलेक्शन रिफॉर्म हम कह सकते हैं तो ये है। तो उन्होंने पार्लियामेंट्री, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए सारी पार्टी ने स्वीकार किया कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। नॉर्मली जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी में आज तक जो मेंबर्स बने हैं वो करीब 31 होते हैं, लेकिन इसमें कई पार्टी का ये आग्रह था कि भाई उनको भी जगह मिले उसमें। तो 31 मेंबर की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 41 मेंबर की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, 39 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड। तो 41 मेंबर्स जो हैं इसकी कमेटी बनी है और कमेटी ने अपनी कार्रवाई सारी शुरू की है। सर 1967 से पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए, तो आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि 67 से लेकर अब तक 2025 तक जब ये नॉन साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं तो ये सही नहीं थे? क्योंकि कहीं ना कहीं बात ये उठती है कि अब क्यों, अभी क्यों जरूरत है, और क्योंकि सवाल उठता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है या ये पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है। देखिए, ये रिक्वायरमेंट की जब आप बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है ये रिक्वायरमेंट है नेशनल इंटरेस्ट की, ये रिक्वायरमेंट है नेशन बिल्डिंग की, ये रिक्वायरमेंट है देश हित के लिए। ये रिक्वायरमेंट ये पॉलिटिकल एग्जिजेंसी नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी पे पड़ता है, ये सोचना गलत है। ये फर्क पड़ता है एक साथ चुनाव होने का। फायदा जो होता है वो नेशन बिल्डिंग के लिए सबसे बड़ा फायदा है, ये देश हित के लिए है। क्योंकि मैं बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा कि लार्जर इकोनॉमी में आप अभी जो हाई लेवल कमेटी के साथ जो पेपर अटैच हुआ है, जो NK सिंह जी जो फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रहे हैं और IAS ऑफिसर भी रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे हैं, बहुत ही एमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी टीम ने एक पेपर जो है पहली बार इस पर स्टडी हुई है पिछले 2 साल से। उन्होंने माना है कि GDP का 1.6% अलग अलग चुनाव होने से देश को नुकसान होता है। देश को नुकसान कितना होता है? लगभग अलग अलग चुनाव होने से, चुनाव साथ नहीं होने से करीब आप देख लीजिए 4,50,000 करोड़ रुपया का इतना देश को नुकसान होता है। अगर ये 7 चुनाव हुए तो 4,50,000 करोड़ का फायदा होता है। लेकिन उसमें स्टेट की इकोनॉमी भी अगर साथ माने तो ये इवन फर्दर बढ़ा, इवन देन ये 7 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। तो इतना बड़ा अगर इजाफा देश की अर्थव्यवस्था में, अगर अर्थव्यवस्था में जुड़ता है एक साथ चुनाव होने से, तो कौन नहीं चाहेगा? देश का हर नागरिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मेरा मानना है अगर उसका इंटरेस्ट अगर है, देश हित का इंटरेस्ट है, अगर नेशन बिल्डिंग का है कि हमारे लिए नेशन बिल्डिंग पहले है, पार्टी बाद में, तो देश हित की अगर वो सोचेगा तो सबसे पहले चाहेगा कि अगर ये 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा देश को हो रहा है तो एक साथ चुनाव होना चाहिए। 7 लाख करोड़ का अगर मोटा मोटा कम से कम भी मान लें तो 5 साल में 5 लाख करोड़ भी मानो तो 1 साल का 1 लाख करोड़ रुपया। तो अगर हम इसको माने कि अगर नदियां से नदियां जोड़ने का, पूरे देश में पानी का देने का, सरकार 1 लाख करोड़ रुपया 1 साल का खर्च करे तो अगले 15 साल में कोई भी गांव ढानी नहीं रहेगी कि जहाँ पीने के पानी की सुविधा नहीं हो। तो ये पैसा जो है अनमाइंडफुली, so you're saying the money will be utilized in nation building और jobs और things like that, सारा एम्प्लॉयमेंट। अगर मान लो आप जो 2047 में प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि विकसित भारत के, वो लेके चल रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का सपना जो है, विजन जो है देश का, अगर वो जल्दी पूरा हो जाता है
तो 2047 को इंतजार करने की जरूरत ही नहीं। उसके पहले ही हम विकसित भारत का जो हमारा विजन है उसको हम टारगेट जो है उसको हम अचीव आराम से कर सकते हैं। तो सर मेरे पास ये आंकड़ा है 2019 में, और 24 में तो और ज़्यादा, 19 में जनरल इलेक्शंस में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब क्योंकि आप देखिए फिर 24 में तो और ज़बरदस्त हुए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि भी हैं। ऐसा नहीं लगता आपको, कई बार होता है ना कि साल में एक बार कोई दिन आता है तो हम दिल खोल के खर्च करते हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि लोग, पॉलिटिकल पार्टीज और जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ेंगे वो ये सोचें कि 5 साल में एक ही दिन तो आ रहा है तो दिल खोल के पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि कई बार चुनाव में जाहिर तौर पे ब्लैक एंड व्हाइट पता नहीं होता। तो ऐसा तो नहीं है कि ये अलग तरीके का करप्शन शुरू हो जाएगा? देखिए, ऐसा नहीं है। चुनाव में जहाँ तक 2019 की आपने बात की और 2024 का कि 60,000 करोड़ खर्च हुआ, ये हो सकता है कि आप ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात करें। मैं उनकी बात करता हूँ जो 1.6% जीडीपी जो है, जो इनटेंजिबल, जिसको आप जो है हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मल एक्सपेंडिचर होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इनफॉर्मल। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक उत्तराखंड का उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है। उत्तराखंड में उसकी इकोनॉमी जो उत्तराखंड की, वो टूरिज्म इकोनॉमी 43% इकोनॉमी टूरिज्म से आती, बहुत बड़ी इकोनॉमी आती। और वहाँ टूरिज्म का सीजन जो होता है वहाँ मार्च, अप्रैल और मई और सितंबर और अक्टूबर, तो 7 महीना वहाँ सीजन नहीं होता और 5 महीना सीजन होता है। अगर आप मार्च, अप्रैल और मई में लोकसभा चुनाव हो जाए और उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर में विधानसभा हो जाए और अगली बार फिर कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो पंचायतों के म्यूनसिपैलिटी के चुनाव हो जाए, तो उनका जो है 5 साल में करीब आप 18 महीने जो हैं उनकी इकोनॉमी जो टूरिज्म की खत्म हो गई। अब क्यों होती हैं? अब आप देख लीजिए कि वहाँ पर जाए टैक्सी वाला है तो वो रिक्विजिशन कर ली जाती है चुनाव में। बाहर का टूरिस्ट जो है, किसी प्रदेश का टूरिस्ट है, वहाँ उत्तराखंड में जब चुनाव का माहौल है तो वहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। रोड ब्लॉक होगी, शोर शराबे होंगे, रैलियाँ निकलेगी, माहौल जो है उस हिसाब से होता है। तो उस समय से तो अब उस एक प्रदेश की इकोनॉमी पे इतना डेंट आता है 43% इकोनॉमी का। तो कोई भी वहाँ के, हम गए थे जब हमारा स्टडी टूर गया था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ के सिविल सोसाइटी के लोगों ने, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन, उसमें सभी तरह के लोग थे सिविल सोसाइटी में, तो जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग थे पूरे उत्तराखंड के, वो लोग भी आए। उनकी एक ही आवाज़ थी सारों की कि आप, हम किसी अलग पार्टी के होंगे, आपके वोटर किसी के बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस की भी और पार्टी के वोटर हैं, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए हम सब साथ हैं, ये देश हित में है। हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का सोचना उनके हित में नहीं है। मेरा तो मानना है कि अगर देश हित में नहीं, अगर देश हित की बात नहीं करे तो उस पॉलिटिकल पार्टी को फायदा भी नहीं हो सकता। हित का आपने जिक्र तो नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का, और नेशनल इंटरेस्ट अगर सर्व होगा तो पार्टी का इंटरेस्ट भी सर्व होगा। ठीक है सर, हम फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र करते हैं तो उसमें नेशनल इंटरेस्ट को स्टेट के इंटरेस्ट से जोड़ के देखते हैं सर, इसीलिए हम कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर का जिक्र। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए सवाल है क्योंकि आप 3 बार से पाली से सांसद बन के आ रहे हैं, तो आप जब जब चुनाव में उतरते हैं आप हर एक घर की ज़रूरत, पाली की परेशानियाँ, ये सब देखते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो क्या सर क्षेत्रीय पार्टी, पहला, दूसरा रीजनल सेंटिमेंट, क्या ये किल हो जाएंगे? वजह, जब देश का चुनाव जो विधानसभा के साथ होगा, अब तमिलनाडु का एक इशू है, चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का हो, चाहे वो बहुत ही मामूली छोटा क्षेत्र, पर वो लोग अपने चुनाव में उसको उठाते हैं, फिर हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका जवाबदेही देनी पड़ती है। लेकिन जब नेशनल इशू पर बात होगी तो वो किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पाली का जिक्र कर लें, पाली का कोई एक पानी का इशू है, पर अगर एक साथ चुनाव होता है राजस्थान का और देश का, तो राजस्थान के कई मुद्दे किल हो जाएंगे। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं रीजनल सेंटिमेंट और रीजनल पार्टीज दोनों के लिए बड़ा खतरा है? देखिए, अगर चुनाव साथ होते हैं विधानसभा और लोकसभा के, तो मेरा मानना है कि हमारे देश के वोटर को
हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। हमारे देश में खूब एग्जाम्पल ऐसे हैं कि हमारे वोटर ने विधानसभा के लिए अलग कैंडिडेट को चूज किया, एक साथ चुनाव होने पे। अलग अलग चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही दिन चुनाव है, उसकी बैलेट बॉक्स अलग है। विधानसभा के लिए उसने अलग वोट दिया और राष्ट्र के लिए अलग, जो लोकसभा के लिए अलग दिया। और हमारे वोटर में ये समझ जो है वो अभी की नहीं है, 1951 से। हम सोचते हैं कि ये कंफ्यूज हो जाएगा। जब हमारे 4 चुनाव साथ हुए थे 1951 से लगा करके 1967 तक, जनरल चुनाव के साथ में विधानसभा के चुनाव साथ में हुए थे। उस समय अगर आप देखते हैं हमारा वोटर जो था, उस समय तो देश जब आज़ाद हुआ तो एजुकेशन की भी बहुत कमी थी। हम सोच सकते थे कि एजुकेशन जो आज है, अगर कंपेयर करें उसको, अगर हम तुलना करें आज के एजुकेशन का लेवल कितना बड़ा है और उस समय के एजुकेशन को, तो हम कह सकते हैं कि उस समय तो हमने एडल्ट फ्रेंचाइज शुरू किया। ये पहले था कि जब ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सवाल उठा कि अगर हम इनको अधिकार हम देंगे, अगर एडल्ट फ्रेंचाइज कर दिया और हर एक को दे दिया, जो इलिटरेट भी है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वोट का क्या होगा? एक पढ़ा लिखा बहुत है उसका भी एक वोट है, नहीं पढ़ा लिखा उसका भी वोट है, तो उसकी समझ में फ़र्क होगा। लेकिन भारत के मतदाता ने, भारत के आम जन ने ये प्रूव कर दिया है कि उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। 1951-52 से जब से चुनाव शुरू हुए, कभी ने किसी ने भी ये अंगुली नहीं उठाई कि हमारा मतदाता इलिटरेट होने से, पढ़ा लिखा नहीं होने से और शिक्षित नहीं होने की वजह से उसके पॉलिटिकल सोच जो है, उसकी वोट देने की सोच है, उसके राष्ट्रीय मुद्दे और स्थानीय मुद्दों में जो फ़र्क की बात है वो हमें देखने को नहीं मिली। उसको अच्छी तरह से उसको पता था कि मुझे विधानसभा स्तर पे किस पे वोट देना और लोकसभा के स्तर पे सांसद को किसको वोट देना। ये फ़र्क हम अलग अलग विधानसभाओं का, पूरे देश का अगर आप आकलन करेंगे, चाहे आप उड़ीसा का हो, चाहे किसी प्रदेश का हो, सब में आप अलग अलग पाएंगे। आप अभी हाल ही में देखिए आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर टीडीपी आई, लेकिन राष्ट्र के स्तर पे जहाँ पर वहाँ विधानसभा में वहाँ एमएलए वो जीते, लेकिन यहाँ पर जो हैं वो हमारे बीजेपी के भी कैंडिडेट आए। तो चाहे उड़ीसा का हो, उड़ीसा में इतने साल से बीजेपी नहीं आई, लेकिन इस बार आई। लेकिन कहने का मतलब मतदाता जो है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये सोचना, किसी पॉलिटिकल पार्टी कोई अगर सोचती है तो गलत सोचती है। दोनों तरफ से उल्टा भी हो सकता है। वो स्थानीय मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं और राष्ट्रीय मुद्दे गौण हो सकते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को ज़्यादा दे सकते हैं, स्थानीय मुद्दों को नहीं देवे। ये तो मतदाता का विजन है कि किस समय क्या देना है। हम मतदाता को एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला में नहीं डाल सकते। मतदाता जो है बहुत ही डायनेमिक है, बहुत ही उसका विचार जो है वो दोनों जो फाइन बैलेंस करता है, स्थानीय मुद्दों को और राष्ट्रीय मुद्दों को, कौन उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए मतदाता को ये नहीं कह सकते भाई आप क्या सोचेंगे। अब सर, यही इंटेलिजेंट मतदाता की तरफ से देश के 140 करोड़ लोगों की तरफ से मेरे 2 सवाल आपसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल देखिए सर, इस देश में हम कहते हैं लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमो मतलब पब्लिक, पीपल, और क्रेसी मतलब पावर टू रूल, यानी जनता का पावर रूल करने का। वो डेमोक्रेसी के माध्यम से चुनाव होता है। डेमोक्रेसी मतलब चुनाव के माध्यम से वो रूल करती है, वो अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और रूल करती है। यानी कि डेमोक्रेसी मीन्स इलेक्शंस। मोर इलेक्शंस, मोर डेमोक्रेसी, लेस इलेक्शंस, लेस डेमोक्रेसी। तो अब इस वन नेशन वन इलेक्शन के लिहाज से इलेक्शंस कम हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी भी कम और अकाउंटेबिलिटी भी कम। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मैं इसका जवाब अदर वे राउंड देता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल है कि डेमोक्रेसी हम किसको कहेंगे। डेमोक्रेसी का मतलब होता है विल ऑफ द पीपल। विल ऑफ द पीपल होना चाहिए। लेकिन आप जितने ज़्यादा चुनाव कराओगे, और दूसरा लोकसभा और विधानसभा का चुनाव अलग है, और आप लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों के चुनाव अलग अलग कराते हैं। और मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपको दे रहा हूँ
अगर विधानसभा के, लोकसभा के और पंचायतों के चुनाव साथ करा दो तो आपको क्या नज़र आएगा कि परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो बढ़ जाएगी, वो आपकी 80% तक जा सकती है। अगर लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव साथ कराओगे वो 70% हो सकती है, और सिर्फ लोकसभा के चुनाव अलग कराओगे तो वो 50% और 48% और 60% तक हो सकती है। तो परसेंटेज ऑफ पोलिंग जो है वो डाउन आएगी। तो डाउन आएगी तो हम उसको क्या कहेंगे, तो विल ऑफ द पीपल किसको कहेंगे? इलेक्शन कमीशन भी हमेशा लगातार, और सरकार भी लगातार, ये इलेक्शन कमीशन की पॉलिसी रहती है कि लोकसभा के जब चुनाव होते हैं वो चाहते हैं कि चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो। जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतनी डेमोक्रेसी मजबूत होगी, कम पार्टिसिपेशन होगा तो डेमोक्रेसी कमज़ोर होगी। तो पार्टिसिपेशन ज़्यादा कैसे हों? पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा दोनों के साथ चुनाव होने, क्योंकि आम आदमी थक चुका है चुनाव के लिए, अब उसका इंटरेस्ट नहीं रहा है। 5 साल में एक बार इलेक्शन होता तो उसको इंटरेस्ट रहता है कि मुझे 5 साल में एक बार वोट आता, मुझे वोट देने जाना है। नहीं तो उसको लगता है कि म्यूनसिपलिटी का भी चुनाव है, पंचायत का भी है, और अब जो हैं विधानसभा के भी हैं, लोकसभा का भी हैं। तो हमारे करीब 5 करोड़ से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर हैं, उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। और जो दूसरे जो लोग रहते हैं तो हमारे परसेंटेज ऑफ पोलिंग डाउन क्यों होती है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चुनाव तो बार बार आते रहते हैं, क्या देना है इसमें, क्या भाग लेना। तो अगर एक बार चुनाव होंगे तो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम डेमोक्रेसी किसको कहेंगे? डेमोक्रेसी ये कहेंगे, डेमोक्रेसी बेसिकली विल ऑफ द पीपल। और विल ऑफ द पीपल अगर रिप्रेजेंटेशन लेस हो तो डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, और विल ऑफ द पीपल अगर रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो उसका तो हम कहेंगे कि ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी है। और जो भी इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पोलिंग बढ़े, उसमें पूरा पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन कमीशन, पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो उसी लिए विल ऑफ द पीपल जो है उसका रिप्रेजेंटेशन बहुत सही होना चाहिए। और हमने ये एग्जाम्पल के तौर पे देखा है कि जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो 10% से 21% तक पोलिंग जो है वो इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 70% की पोलिंग हुई या 80% की पोलिंग हुई, हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री बने वो 80% की पोलिंग के आधार पर बने। अगर मान लो सामने वाली पार्टी के अपोजिशन को अगर 80 में से 35 गए तो 45% की पोलिंग से बने। और एक अगर मान लो पोलिंग ही 50% हुई, अगर लोकसभा के चुनाव अलग हुए, और 30% पोलिंग से प्रधानमंत्री बनते हैं और 25% से या मुख्यमंत्री बनते हैं और 20% से जो अपोजिशन को रहता है, तो कह देंगे भाई 30% से मुख्यमंत्री बना है, 70% तो जनता का कोई लेना देना ही नहीं है। तो दैट इज नॉट ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। अनडाउटेडली आपने अदर वे राउंड करके हाँ, नहीं, पार्टी अदर वे राउंड मीन्स पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। लेकिन डिफरेंट टाइम पे इलेक्शन कराना और पार्टिसिपेशन हो ही नहीं तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अलग अलग इलेक्शन होने का मतलब अलग, चुनाव अलग होना वो डेमोक्रेसी नहीं है। पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेसी है। तो विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट कैसे होगा? जब पोलिंग के लिए जाएंगे, पोलिंग के लिए जाएंगे नहीं तो डेमोक्रेसी वो पार्टिसिपेशन कैसे होगा? तो जो मैंने कहा कि दूसरा सवाल भी मेरा, ये बहुत बेसिक सवाल है सर, और बार बार मैं ये कहूँगी क्योंकि आप जनप्रतिनिधि रहे हैं तो बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। 2024 का चुनाव होता है, लेट्स से हम भारतीय जनता पार्टी को लेते हैं, और महाराष्ट्र में एक नैरेटिव विपक्ष सेट करती है जिसमें वो ये कहती है कि अगर 400 पार हुआ तो कहीं ना कहीं संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण का इशू होगा, और वो नैरेटिव के लिहाज से आपको वोटिंग परसेंटेज कम दिखता है, वोट बीजेपी के पक्ष में कम दिखता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रीबीज का। ये कहा जाता है कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने कहा पर अभी तक खाते में पैसे नहीं गए, दिल्ली में भी अभी तक नहीं पहुंच पाया। आम आदमी पार्टी की वो भी बाहर इस वजह से हुई। तो ये मेरा सवाल ये है अकाउंटेबिलिटी का, जो कि अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा आपने देश के चुनाव में पब्लिक अलग तरीके से करती है, फिर उसको रियलाइज होता है कि जो उससे वादे करे वो पूरे नहीं करे, तो 3 महीने बाद किसी और राज्य में अगर चुनाव होता है तो वो उस लिहाज से वोट करती है वादों पे। तो गवर्नमेंट को या पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार अपने वादों पर अडिग रहना पड़ता है। अब अगर चुनाव एक साथ होते हैं तो वो सोचेगी अब जो होगा अगले 5 साल बाद होगा।
अकाउंटेबिलिटी का अब 5 साल बाद देखा जाएगा, ऐसा लगता है आपको? देखिए, आपने ये भी सवाल बहुत अच्छा है, तो मैं फिर भी इस पे बता दूं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब क्या निश्चित हो अभी- जाएंगे कि अब अभी- देखा जाएगा अगले हाँ, 5 साल। अभी देखिए, आप अब खड्डे नहीं भरेंगे। बार बार चुनाव होना, अगर हम समझते हैं कि इससे हमारी अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगी, एनहांस होगी, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी होती है, और उसका अकाउंटेबिलिटी का जो परीक्षण है वो 5 साल का टाइम मिलना चाहिए एक साथ लोकसभा विधानसभा को। ऐसा नहीं कि बार बार मिले उस पार्टी में, जैसे केंद्र में मान लो एक सरकार आ गई और उसके 4 महीने बाद में इलेक्शन हो गए। अब 4 महीने के में वो सरकार जो है, केंद्र की परफॉर्मेंस उसको विधानसभा में पे करनी पड़ती है। तो आप 4-6 महीने में क्या परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे? 4-6 महीने में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो एक नैरेटिव जो है बड़ा गलत सेट होता है। और जहाँ तक अकाउंटेबिलिटी की बात है, हम अगर अकाउंटेबिलिटी की बात करें, देखिए हमारे पास हमारा जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वी आर नॉट हैविंग एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी, जैसे अमेरिका में एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी है। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की विशेषता क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की विशेषता ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 24/7 जनप्रतिनिधि अकाउंटेबल होता है पब्लिक का। अब कैसे? सरकार जो है अकाउंटेबल पार्लियामेंट को, या सरकार अकाउंटेबल होती है विधानसभा को, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, विधायक, वो अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक को। तो हम देखते हैं कि जब हमारे सवाल पूछने का जो है 24/7, कभी हम उनको क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं सरकार को, तो ये हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो अकाउंटेबिलिटी का हम कह रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी जब चुनाव में जाएंगे तभी अकाउंटेबिलिटी होती, ऐसा नहीं। अकाउंटेबिलिटी जो है वो 24/7 ऑलरेडी है, उसको चुनाव में जाने को अकाउंटेबिलिटी नहीं कह सकते। और चुनाव बार बार, अगर मान लो आप चाहते हैं कि भाई कि लोकसभा का चुनाव होने के बाद में, साल भर के बाद में, 6 महीने के बाद में अगर चुनाव होता है, उसमें फ्रीबीज जो है, फ्रीबीज की वजह से अब सबसे बड़ा नुकसान फ्रीबीज का होता है उस स्टेट की इकोनॉमी पे होता है। अब आप पंजाब का हाल देखें, जो फ्री बिजली का बहुत पहले केस हुआ था, तो उससे पंजाब की इकोनॉमी जो है, और पंजाब के अलावा दूसरे प्रदेश भी जहाँ पर भी ये हुआ, हरियाणा भी है, दिल्ली भी तो है। जहाँ पर भी है, तो डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ा उसका। जो डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक होना चाहिए वो असिस्टमेटिक होता है, और उसकी वजह से डेवलपमेंट में जो पैसा जाना है वो नहीं जा पाता। नहीं जाता। तो फ्री बीज का जो है, आप फ्री बीज का मतलब क्या हुआ? आप फ्री बीज क्यों देते? क्योंकि आप वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। करना चाहते हैं सारी आप political वोटर को इन्फ्लुएंस करने का मतलब, आप इसको क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जब राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी के केस में, बहुत फेमस केस है, उसमें उन्होंने कहा कि भाई कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, कि इलेक्शन जो है फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। अब सवाल आता है, क्या फ्री बीज देना ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इंटरफेरेंस नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा उसके बाद में, तमिलनाडु के केस में उन्होंने कहा कि अगर आप फ्री बीज देते हैं, आप वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वो आपको वोट दें। तो आप इन्फ्लुएंस अगर कर रहे हैं तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते तो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर जो है, और सर मैनिफेस्टो में तो पार्टी अपना हक मानती है कि नहीं जो मानती। कहते- देखो, पार्टी कुछ पॉलिटिकल नहीं पार्टी मानती। का संविधान है, मैं ये manifesto। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का है वो, उनकी अपनी, उनका ये कहते हैं। लेकिन अगर कोई जाकर के कहता है कि भाई मैं आपको ये फायदा दूंगा, मुझे आप वोट देंगे, तो आप कहने का मतलब आप पैसा किसका दे रहे हैं? आप टैक्स पेयर का पैसा दे रहे हैं। टैक्स पेयर का पैसा। और आप एक सिस्टमेटिक जो है उसमें सबका विकास हो उस पैसे से, और सोशल जस्टिस का काम भी हो, ये भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो सवाल ये आता है कि क्या फ्रीबीज फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अगेंस्ट में नहीं है? अगर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देखें तो उनका मानना है कि फ्रीबीज जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के
आदेश में है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना ये हर सरकार का काम है। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन भारत के बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के केस में कही, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर है ये राजनारायण वर्सेज इंदिरा गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट में कही। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि अगर कोई जाकर के ये कहते हैं साहब कि ये फ्री बीज दे रहे हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ हैं, इससे आप एक पॉलिटिकल पार्टी वोटर को इन्फ्लुएंस कर रही है जो कि गलत है, तो उसका मेरा मानना है कि ये कोर्ट कह सकता है कि फ्री बीज देना फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ। सर, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा समझाएं। पहला, क्योंकि आप जेपीसी चेयरमैन हैं और ये 140 करोड़ लोगों से जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी बात, ये बिल क्या कहता है और ये बिल आपको ये रोड मैप कैसे तैयार किया? आपके 8 महीना हो गया इसको गठित हुए हुए, ये रोड मैप क्या है? 8 महीने में आप सिर्फ 2 राज्य गए हैं, 2 साल में आपको पूरा देश जाना है, सभी राज्यों में जाना है। बिल क्या कहता है और उसका रास्ता क्या है? कैसे पहुंचेंगे हम उस माइलस्टोन तक जहाँ पे ये कानून के रूप में होगा? देखिए, मैं पहले फैक्चुअली बता दूं, हम अभी करीब 9 मीटिंग कर चुके हैं और 5 राज्यों में और 1 यूटी में जा चुके हैं। अच्छा, अभी तक महाराष्ट्र उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूटी में चंडीगढ़। आप पब्लिक से भी मिलते हैं? हम वहाँ पर जब जाते हैं स्टडी टूर में, तो हम वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सरकार के चीफ सेक्रेटरी और सारे सेक्रेटरी से, उसके बाद में सिविल सोसाइटीज के लोगों से, उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टी से, उसके बाद में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि बैंक्स वगैरह, उनके अलग अलग चुनाव होने से उनके जो हैं उनके इन्वेस्टमेंट हैं, उनके उसमें क्या असर पड़ता है। और स्कूल का जहाँ तक है, हमारे वहाँ एजुकेशन सेक्रेटरी वगैरह आ जाते हैं स्टेट का। तो इनको हमने सबको कहा है कि भाई कि आप जो हैं वो एक प्रिपेयर करो अपनी स्टडी। हमने सबको कहा, जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट हैं। अब उन सारे डिपार्टमेंट में जैसे आप देखिए, इंडस्ट्री का है, इन्वेस्टमेंट का है, एजुकेशन का है, टूरिज्म का है, तो जो भी डिपार्टमेंट जो हैं किसी न किसी रूप में एडवर्सली अफेक्ट होता है, चाहे सोशल जस्टिस का है, चाहे सरकार की योजनाओं का है, प्रधानमंत्री की योजना है, मुख्यमंत्री जी की योजना है, तो सारे चाहे जो सोशल जस्टिस की योजना है प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की, तो उन योजनाओं को समय पे इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही, उसमें कितना एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे गरीब का किसी का मकान बनना है, अब चुनाव आ गए, सरकारी अफसर उस टेबल पे नहीं है, बरसात का मौसम है, आने वाला है, तो ये चीज़ें जो हैं उसमें सोशल जस्टिस में आपके मंत्रालय की कितना इम्पैक्ट है। तो हमने सब मंत्रालय को कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें कि इकोनॉमिकली या सोशली या अदरवाइज एडवर्स इम्पैक्ट उसका क्या होता है बार बार चुनाव से। क्या अगर ये चुनाव नहीं होते हैं तो आपको क्या कितना काम कर लेते हैं, होने में कितना नुकसान होता है और किसको नुकसान हो रहा है, समाज के किस वर्ग को नुकसान हो रहा है। तो अलग अलग मंत्रालय को हमने कहा कि आप एक स्टडी करके आप चीफ सेक्रेटरी को दीजिए और चीफ सेक्रेटरी का उस स्टडी को समराइज करिए और हर मंत्रालय की आप उसको 10% में आप पार्ट 1 बना दीजिए, पार्ट 2 में सब मंत्रालय की बनेगी। वो स्टडी हमारे पास आएगी, उसको हम जो है एग्जामिन करेंगे, हमारे लेवल पे एग्जामिन करेंगे। और इसी तरह से हमने बैंकों को भी कहा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का, बैंक को भी कि जैसे मान लो आपने लोन दिया है, आप इलेक्शन हो रहे हैं, अभी उसमें लेबर का माइग्रेशन हुआ, पहले से ही शुरू हो गया, वो 5 दिन 10 दिन के लिए नहीं, महीना पर जाते हैं, प्रोडक्शन साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, बैंक का लोनिंग वापस रिपेमेंट जो है वो अफेक्ट करता है, तो आपको कितना अफेक्ट करता है। तो इसमें सारा हमने जा करके स्टडी टूर में हमने ये, जैसे टूरिज्म का है तो टूरिज्म वाला बताया कि भाई कि हमें लॉस कितना होता है। तो ये जो है ये पर्पज़ ये है कि इन स्टेट में हम 5 में हम गए हैं, अभी 25 स्टेट और हैं, यूटी और हैं, तो हम सोचते हैं कि साल 2 साल के अंदर उनको भी कवर करना है। और सभी मेंबर्स का पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हम सभी ये सोचते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ कमेटी के सभी 41 मेंबर्स को कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके हमने ये सोचा कि हमें ये काम जो है नेशन बिल्डिंग के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए, भारत विकसित भारत शीघ्र बने,
इसके लिए हमें काम करना है। और जो भी पॉलिटिक्स या जो भी डिस्कशन होना ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस है, वो सरकार को देखना है, पार्लियामेंट में देखना है कि नहीं, क्या वैसे जब करना। JPC बनती है हमारा काम करना है कि हमारा काम ये है कि नेशनल इंटरेस्ट में नेशन बिल्डिंग के लिए तो हम अपनी अच्छी रिपोर्ट कैसे देवे, ये करना। दो वी होप सो। लेकिन जब दूसरा सवाल आपने वो पूछा था कि बिल का, वो मैं आपसे समझना चाहती हूँ संक्षिप्त में कि बिल क्या है, कैसे है। करेक्ट। अब दूसरा पॉइंट जो आपने है इसका पार्ट, बिल क्या है। बिल देखिए, बिल छोटा है दिखने में, लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट और विजन जो है वो हमें बहुत अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। सरकार ने जो है बिल पेश किया, पार्लियामेंट ने हमें भेजा, तो बिल को भेजने का मतलब ये है कि हम उस बिल को देखें हर कि एस्पेक्ट भारत के संविधान के तहत में उस बिल में क्या और संशोधन की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है या ठीक करने की नहीं जरूरत है। तो ये डेलिब्रेशन सारे 41 मेंबर्स जो हैं, हम एक्सपर्ट्स को पूछ करके, उनको भी पूछ करके करेंगे। तो इसमें बिल में जो मोटा मोटा जो है वो ये है, सबसे पहले कि भाई कि एक अपॉइंटेड डेट होगी। अपॉइंटेड डेट का मतलब जैसे जिस दिन पार्लियामेंट की फर्स्ट सिटिंग होगी वो अपॉइंटेड डेट मानी जाएगी और उस अपॉइंटमेंट डेट को नोटिफाई करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो तारीख होगी अपॉइंटेड डेट। उस तारीख से 5 साल का दरमियान जो होगा, 5 साल का, उसके बाद में चुनाव होंगे। और उस अपॉइंटेड डेट के बाद में जो भी चुनाव होंगे वो सारे के सारे, जैसे मान लो अपॉइंटेड डेट, नेक्स्ट अपॉइंटेड डेट जो आई है, मान लो ये बिल कानून बनने के बाद, सपोज कानून 2028 में पास होता है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, 2029 में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जिस दिन लोकसभा की पहली सीटिंग होगी उसको नोटिफाइड करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि ये अपॉइंटेड डेट है। इसका मतलब अब से अगला चुनाव 5 साल में होगा, और 5 साल में होगा। जो बीच में जो चुनाव होंगे जो विधानसभाओं के, वो सारे चुनाव जैसे 2029 में होगा, 2031 में भी होंगे, 2032 में भी होंगे, 33 में भी होंगे, उन सारों के चुनाव 34 में वापस होंगे। ओके, तो सारों के चुनाव जो हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार और मैं समझना चाहूंगी, तो जो भी अपॉइंटेड डेट कानून बनने के बाद आएगी, जो आप कह रहे हैं, जो कि 2029 की पहली सिटिंग फर्ज कर लीजिए 15 जून है, फर्ज करते हैं, तो यानी अब अगले 5 साल बाद उसी 15 जून तक वो सरकार वापस से चुनाव होने हैं। मतलब पार्लियामेंट का चुनाव तो 2034 में, जैसे 2029 में हुआ, 15 जून को अपॉइंटेड डेट होगी। तो 15 जून के पहले 2034 में सारी चुनाव 2034 में सारी सरकारें वापस बननी विधानसभा की, सारे विधानसभा देश की। फिर 34 के बाद जो अगला चुनाव होगा वो भी 15 जून के पहले जो हैं उसमें 2034 में 5 जोड़ लीजिए, 2039 में। तो सारे, अब सारे जो हैं, अब आप देखेंगे जो 2031 में चुनाव होगा वो 4 साल के लिए होगा, 32 में होगा 3 साल के लिए होगा, 33 में होगा वो 1 साल के लिए होगा। दिस इज एक्साइटिंग सर। और 34 में सब वापस होंगे। लेकिन ये वन टाइम मेजर है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो स्टेज हैं, ये एक बार की कार्रवाई, ये हमेशा नहीं, क्योंकि अभी जो अलग अलग हो रहे थे उनको साथ लाने के लिए किसी न किसी को रुकना पड़ेगा, किसी न किसी को कम होना पड़ेगा, तब साथ आएंगे। तो साथ आने के लिए या तो उनका एक्सटेंड करो या कम करो। तो साथ आने के लिए ये सारे के सारे मर्ज जो होंगे 2034 में होने के बाद में फिर साथ चलेंगे। समझे सर। अब बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आई है जो मुझे लगता है दर्शकों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, उनकी क्लैरिटी आएगी। पहला, जैसे ही अपॉइंटेड डेट आ जाएगी, इसका मतलब वन नेशन वन इलेक्शन फोर्स में आ गया। अभी जो हमारी चर्चा के लिहाज से 2029 की जो पहली सिटिंग होगी उस दिन से वन नेशन वन इलेक्शन फोर्स में आ जाएगा। एम आई राइट सर? ठीक है सर। अब आता है इंपॉर्टेंट सवाल। हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव 2028 में होंगे, 2029 में सरकार आएगी। नहीं, हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव 2030-29 में बाद में होंगे, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव लोकसभा के बाद हुए, लोकसभा के बाद हुए। हाँ, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव। हाँ सर। अब इसका जैसे आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बात कही, 2029 में आप फोर्स में लेकर आएंगे फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द बिल। अब हम आते हैं 2033। अगला चुनाव राजस्थान का होगा 2033 में और देश का चुनाव होगा 2034 में।
तो 33 में दिसंबर में चुनाव होगा, तो क्या राजस्थान के उस एक साल में 2 बार चुनाव होंगे 6 महीने के अंदर? बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। मध्य प्रदेश, हाँ, छत्तीसगढ़। बिल्कुल समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो हमारे पास बिल आया है, उस बिल में प्रावधान तो यही है कि अगर 2028 में चुनाव राजस्थान के हुए हैं, उस समय तो कानून आया नहीं, लागू हुआ नहीं, और लागू नहीं हुआ तो वापस चुनाव राजस्थान के होंगे 2033 में, अगला चुनाव मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के। बिल्कुल। अगर मान लो 5 साल कोई विधानसभा चलती, पहले अगर हो तो पहले हो जाएंगे। तो 2000 अगर मान लो पहले कहीं डिजॉल्व हो गए कोई, तो पहले हो गए, वो सिचुएशन 33 की आएगी नहीं। लेकिन सब कुछ ठीक रहता है और 5 साल तक विधानसभा ही चलती है आगे। तो 2033 में होगा, 2033 में होगा कि इस आज की तारीख में जो बिल है उसके प्रावधान के हिसाब से 2034 में वापस लोकसभा के साथ में 6 महीने के बाद में चुनाव होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि 33 के दिसंबर में भी होंगे और फिर 34 के मई में भी होंगे? हाँ, तो ये है बिल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो अभी प्रावधान आज जो है। लेकिन ये तो बिल बना करके पार्लियामेंट ने कमेटी को भेजा, कमेटी को देखने का काम है भाई ये ठीक है कि नहीं। अब ठीक ये प्रावधान है या नहीं है, ये तो सारे मेंबर्स जो हैं डेलिब्रेशन करेंगे, और उसमें अगर लगा कि कुछ प्रावधान जो हैं उनको ठीक करना है तो ठीक करने के बाद में पार्लियामेंट को भेजेंगे। तो भेजने का मतलब, कमेटी के पास भेजने का मतलब ये नहीं कि जो उन्होंने भेजा है और वो ठीक नहीं हो तो भी वापस तो ऐसा ही भेजना। आप ये कह रहे हैं कि आप इसमें सुधार कर सकते हैं? मतलब ये सारे मेंबर्स जो हैं पूरा स्टडी करने के बाद में सारे बहुत स्टेक होल्डर्स, ऐसे ऐसे लोगों को हम बुला रहे हैं। जैसे अभी तक आप देखेंगे कि जो न्यूट्रल व्यक्ति हैं, जैसे कि बिल ठीक है कि नहीं है, ठीक नहीं है तो क्या इसमें प्रावधान लाना चाहिए। मैं ये समझना चाहूंगी सर, तो फिर 2033 के दिसंबर का होना वाला चुनाव, अगर आप और इसमें सुधार करते हैं, आगे कमेटी सुधार देती है जेपीसी की, तो फिर वो सरकार 5.5 साल चल सकती है, एक्सटेंशन मिल जाएगा, ऐसा करना देखो, पड़ेगा? हर तरह की संभावना पॉसिबल है। अब पॉसिबिलिटी सब तरह की है। अब आप देखेंगे कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और या लोकसभा चुनाव जल्दी हो छत्तीसगढ़ का जाए। दो केसेज मैं बता दूं आपको जो कि बहुत बॉर्डर लाइन पे है। कुछ के चुनाव 6 महीने बाद में है पार्लियामेंट के, कुछ के 6 महीने बाद पहले हैं। अब इनका क्या करना है? तो अभी की जो पोजीशन है उस पोजीशन में ये है कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अगर पोजीशन आज जैसी स्थिति है वो उसे को देखें तो इनके चुनाव 6 महीने के लिए होंगे, चाहे 33 में हुए और फिर 6 महीने में हो गए, व्यवहारिक नहीं वापस लोकसभा के साथ वापस हुए। और कुछ चुनाव जो हैं जो 6 महीने के बाद हैं, जैसे दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र, बिल्कुल। तो इनके चुनाव 6 महीने बाद हैं तो उनके चुनाव वापस होंगे तो 4.5 साल के लिए होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है ना। अब सवाल है कि 4.5 साल के लिए होंगे तो अब देखो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऐसा होगा, ये तो पॉलिटिकल कॉल है, ये हमारा काम नहीं है। अब पॉलिटिकल कॉल कैसे, जैसे मान लो महाराष्ट्र और दिल्ली और हरियाणा, अगर वहाँ के पॉलिटिकल कॉल लेती सरकारें कि नहीं हम तो लोकसभा के साथ करवाएंगे, तो कोई रोक नहीं सकता। ओके। पहले 5 साल पहले तो सरकार उसमें ये है कि मैक्सिमम 5 रहेंगे, मिनिमम का तो लिखा ही नहीं, तो मिनिमम तो हो सकता है। तो अगर मान लो 5-6 महीने पहले वो कहते हैं कि लोकसभा के साथ कराएं तो उनके मुख्यमंत्री या वहाँ के पॉलिटिकल अगर डिसीजन होता है तो साथ हो सकता है, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि लगभग 10 राज्यों के चुनाव ऐसा हो सकता है कि लोकसभा के साथ हो अब जाए। दूसरा जो है 5 साल से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, जैसे राजस्थान है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। तो अब इनके मान लो 6 महीने पहले लोकसभा के पहले खत्म होता है इनका टेन्योर, तो आप एक्सटेंड तो कर नहीं सकते क्योंकि भारत के संविधान में प्रावधान है। और अगर मान लो आप एक्सटेंड करना चाहते हैं तो संविधान अमेंड करना पड़ेगा वन टाइम मेजर के लिए कि भाई इस तरह की इतनी फलनी सरकारें हैं वो 6 महीने पहले खत्म हो रही हैं, तो उनके लिए जो सरकार जो है केयर टेकर गवर्नमेंट 6 महीने के लिए एक्सटेंड होगी, या फिर उनके लिए और भी प्रावधान हो सकता है जो नेक्स्ट भाई के एक्सटेंड का हो सकता है उनके लिए गवर्नमेंट का। जैसे मान लो कि प्रावधान है 356 में, जब हम 356 में किसी भी सरकार जब पार्लियामेंट लॉ बना करके पार्लियामेंट का खुद का टर्म 1 साल एक्सटेंड कर सकती है तो विधानसभा का भी कर सकती है।
ओके, प्रावधान है। तो अगर प्रावधान कुछ नहीं, अभी प्रावधान है, उस प्रावधान में नहीं कर सकते आप, लेकिन प्रावधान करके निकाले जा सकते। अगर मान लो संविधान में ये प्रावधान है, तो ये प्रावधान भी जब अमेंड कर रहे हैं तो उसमें वन नेशन वन इलेक्शन के एम को और उसके विजन को अचीव करने के लिए प्रावधान ये हो सकता है। तो एक चीज इसमें और कोई सर, बड़ी इसमें बात क्या ये भी प्रावधान हो सकता है कि 2029 के चुनाव जो मई में एक्सपेक्टेड हैं वो थोड़ा पहले हो जाए? देखिए, ये चीजें, ये तो पॉलिटिकल कॉल है, ये पहले हो जाए, ये बिल से कोई इससे नहीं, जस्ट टू मैच अप कि 15 राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाए। वो पॉलिटिकल कॉल होती है भाई कि अगर मान लो कि उनको पार्लियामेंट को पहले लिया हुआ, इनको नहीं सरकावे, तो इनको सरकाने की बात जो है, नेक्स्ट चुनाव जो है उसमें इस तरह का प्रावधान, अभी जैसे सपोज कानून 2029 में लागू नहीं होता है, और ये नहीं कि राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन पे ही कानून लागू होगा। सपोज कानून 2028 में पास हो जाता है और उसमें ही प्रावधान कर दिया जाता है कि जिन विधानसभाओं के चुनाव 6 महीना पहले होने हैं उनके लोकसभा के साथ होंगे, तो पार्लियामेंट को पावर है। Understood. ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट को पावर नहीं है। अगर कमेटी कुछ इस तरह का ये निर्णय होता है, रिकमेंडेशन होती है और पार्लियामेंट मानती है कि ये रिकमेंडेशन ठीक है, तो पार्लियामेंट को पावर है कि वो साथ करा ले। तो क्योंकि मेन एम जो है, विजन जो वन है, वन नेशन वन इलेक्शन, अब उस किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है, जो रास्ता स्मूथ होगा, जो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये हमारे कमेटी के मेंबर सोचेंगे वो, और पार्लियामेंट फिर सोचेगा कि ठीक है, तो कानून बना सकती है पार्लियामेंट। 368 में इस तरह का कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट एम्पावर्ड है, आर्टिकल 368। अब सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार इसको समअप कर लें कि ये 2034 है, तब अगर वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव कराने हैं तो उसके लिए व्यवहारिकताएं देखकर 2029 में 15 राज्यों के चुनाव लगभग एक साथ हो सकते हैं। दिस कैन बी डन। यही बात? इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, ठीक है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। और अगर पॉलिटिकल विल हो तो 15 राज्यों के चुनाव 29 के साथ हो रहे हैं। मैं आपसे ये टेक अवे लेके जा रही हूं। दर्श में एक व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता। अगर देश की पॉलिटिकल विल हो और पार्लियामेंट चाहती है तो नेशन बिल्डिंग के लिए, देश हित के लिए निर्णय ले सकती है, और डिसीजन लेने में कोई रुकावट नहीं। अंडरस्टूड सर। अब सर, इससे बड़ा सवाल खड़ा होता है, फर्ज कीजिए ये सब कुछ जैसा आप अभी हम चर्चा कर रहे हैं वैसा हो जाता है कि 2029 का चुनाव होता है, लगभग 10, 15, 12 राज्यों का चुनाव एक साथ हो जाता है। अब आता है ऐसे चुनाव, जैसा आपने कहा कि 2032 में किसी राज्य का चुनाव होता है, 2033 में होता है, तो फिर आप वो चुनाव तो कराएंगे, लेकिन फिर 2034 में फिर कराएंगे, एक साल के अंदर अंदर। देखो, ये वन टाइम मेजर, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, हमें देश नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, एक बार हमें अगर उस चीज़ को अचीव करने के लिए, मर्ज करने के लिए सिर्फ एक वन टाइम मेजर है, तो ये 2029 और 34 के बीच का मेजर है, उसके बाद में नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे पंजाब, हिमाचल, गुजरात, ये 3 ऐसे राज्य हैं जिनके चुनाव अभी 2027 में होंगे, फिर 2032 में होंगे। तो अब 32 में एक चुनाव वापस गुजरात के होने हैं, फिर 34 में देश के होने हैं, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तो अब गुजरात में क्या 2 साल में 2 बार? हाँ, उसमें यही है आज की तारीख में जो प्रावधान बिल में है, यही है कि 2 साल के लिए सरकार। हाँ, तो उसमें या तो आप 2 साल कम करो अभी, या 2 साल बढ़ाओ, या 2 साल के लिए चुनाव करो, या कभी बाय द वे पहले अगर मान लो भंग हो गई कोई असेंबली तो अपने आप ही साथ आ जाएंगे। तो अभी हम सारी चीज़ों को अगर हम देखें कि जहाँ पर 2 साल के लिए चुनाव होना है, 3 साल के लिए चुनाव हो, कोई गलत नहीं, क्योंकि रिमाइंडर टर्म्स के लिए चुनाव होना, ये बेसिकली थ्योरी ऑफ रिमाइंडर टर्म्स की थ्योरी है। अब रिमाइंडर टर्म्स की थ्योरी जो है, अब हमारे सबसे पहले तो बाई इलेक्शन जो होते हैं, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर लें, मत कहता हूँ 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजाइन कर लें, ठीक है, और रिजाइन कर ले 3 साल के बाद में, तो अब आप बताओ उनके चुनाव कितने टाइम के लिए होगा? 2 साल के लिए। 2 साल के लिए। तो रिमाइंडर टर्म्स के लिए 2 साल के लिए होंगे, तो ये बाई इलेक्शन कहते हैं। लेकिन ये अब रिमाइंडर टर्म की थ्योरी जो है पूरी, अगर हाउस के लिए, पर्टिकुलर हाउस, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसके लिए भी रिमाइंडर टर्म्स के
थ्योरी लागू होती है। और उसके बाद में आप देखेंगे पंचायतों के लिए, पंचायत आज की तारीख में सेल्फ गवर्नमेंट है, यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है। पहले लोकल बॉडीज थी, उनके चुनाव भी जो हैं रिमाइंडर टर्म्स की थ्योरी वहाँ पर भी लागू है। वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि अगर 3 साल के बाद में कोई अविश्वास प्रस्ताव आता है और पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, तो चुनाव अगर होंगे तो 2 साल के लिए होंगे। तो इसलिए वहाँ पर जब हमारे पास में आज देश में हमारी डेमोक्रेसी जो है वो 3 टियर सिस्टम में अगर देखा जाए, 1 इज लोक पार्लियामेंट, दूसरा जो है विधानसभा, और तीसरा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक यूनिट के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए ये प्रावधान कर लिया गया है कि भाई कि रिमाइंडर टर्म्स की थ्योरी जो है वहाँ पर एक्सटेंड कर दी गई है, वहाँ लागू होती है। सर मुझे बड़ा एक्साइटमेंट आया इस बात को सुनकर, और जो मुझे समझ आया, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि 2029 से जो समझ आ रहा है, 2029 से लेकर 2034 से पहले इस पूरे 5 साल में जिन भी राज्यों के जब भी चुनाव होंगे वो ज़रूरी नहीं है 5 साल के लिए हों, वो 2034 तक के लिए होंगे। अब वो आप 3 साल पूरे करें, 2 साल करें, 4 साल करें, 4.5 साल करें, अंततः सत्य ये है कि 2034 से 1 नेशन 1 इलेक्शन को लागू करने की पूरी तैयारी में जेपीसी की कमेटी और उसके बाद उसका कानून के फॉर्मेशन में आप लाने की तैयारी में। तो इसीलिए वो तो 2029 के बाद में जो ही लागू होगा फर्स्ट मीटिंग पे, जैसे अभी बिल का है और ये इसी स्वरूप में होता है। अगर इसी स्वरूप में होता, किसी और स्वरूप में हो तो पार्लियामेंट करती तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आज का जो स्वरूप है बिल का, उसके हिसाब से 2029 को लागू होने के बाद में ये होगा कि उसके 2029 के बाद में 5 साल काउंट कर लो, 5 साल के बाद में उसके बाद में सबके चुनाव होंगे चाहे कोई भी हो। हाँ, लेकिन वो वन टाइम मेजर है, वन टाइम है। हाँ। फिर 34 से वो एक स्ट्रक्चरल तरीके से होगा। हाँ, और उसके बाद में अगर सरकार कोई भंग होती है, हाँ, और कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, कोई गवर्नमेंट हंग पार्लियामेंट आ जाती है, हंग विधानसभा आ जाती है, चाहे हंग पार्लियामेंट हो, वापस चुनाव होंगे तो रिमाइंडर टर्म्स के लिए होंगे, 5 साल के लिए नहीं होंगे रिमाइंडर टर्म्स के लिए। अब कुल मिलाकर के थ्योरी पहले 5 साल की थ्योरी थी, कब भी चुनाव होते तो 5 साल के लिए होता है, अब चुनाव होंगे तो रिमाइंडर टर्म्स के लिए 34 से पहले, लेकिन साइकिल ब्रेक नहीं होगी। तो इसीलिए अब ये भी सोचना कि भाई कि इससे इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, नहीं, इससे इनस्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इनस्टेबिलिटी देखो काफ़ी ख़त्म हो गई है। जब 1985 के बाद में जब से SR भूमाई का केस आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप किसी गवर्नमेंट को भी अगर भंग करते हैं 356 में, तो आपको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट जो हैं, लोकसभा और राज्यसभा से, उससे अप्रूव कराना पड़ेगा विद इन 6 मंथ्स। एक तो ये सबसे बड़ा जो, और जो आपने डिसीजन लिया है किसी स्टेट गवर्नमेंट को भंग करने का 356 में, उसकी जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, कोर्ट देख सकता है, पहले ये देख नहीं सकता था, अब देख सकता है। तो अब जो है हम ये देखते हैं कि स्टेबिलिटी जो है काफ़ी बड़ी है पहले के कंपेरिजन में। और अब जो है उसके बाद में जब रिमाइंडर टर्म्स के लिए होगा, जैसे कि अगर राजनेता को या पब्लिक जनप्रतिनिधि को ये लगेगा कि भाई कि अगर 3 साल के बाद में भंग होती तो उसको वापस 2 साल के लिए ही चुन के आना पड़ेगा, उतना एफर्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए उसमें वो एक रेस्ट्रेंट जो है, वो पॉलिटिकल रेस्ट्रेंट जो है ये लागू होगा, और ये होगा भाई एक साथ सरकार चुनी गई है तो अब इसको चलाओ, तो वो नेशनल इंटरेस्ट में रहेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब अगर मेजोरिटी की सरकार नहीं होगी तो बिल पास कैसे होंगे। अगर मान लो आप तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, ये भी बात आएगी कि भाई आप अगर मान लो सरकार गिर इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि 2 साल के लिए चुनाव होंगे, और नहीं गिरेगी तो एक माइनॉरिटी सरकार करेगी, बिल वगैरह कैसे करेंगे। तो देखो ये चीज़ें डेमोक्रेसी में जो हैं, दिस इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और ये चीज़ें आएगी, और इनका सॉल्यूशन भी जो है वो विद इन डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल विल से है। एक चीज़ पर जरूर हथौड़ा पड़ सकता है, ये जो ऑपरेशन सुनते हैं ना सर हम सरकार गिराने के, अलग अलग पार्टियों के लिए नाम रखती है। जैसे विपक्ष हमेशा कहता है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है सरकार गिराने का, या बीजेपी कहती है कि इंदिरा गांधी जी ने 356 करा, तमाम चीजें हुई, तो ये भी कम होंगे। सरकार गिराने के ऑपरेशन, अभी सरकार गिराने का वो पहले की बात नहीं है, उसके 2 कारण हैं। एक तो ये है कि एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 आने के बाद में
वो इंस्टेंसेज बहुत कम हुए, क्योंकि आयाराम गयाराम वाला वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, सरकार गिराने के लिए 356 का उपयोग करके विद इन 6 मंथ में बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, उसको जो सरकार गिराने का जो डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने, किसी सरकार को गिराने का अगर केंद्र ने डिसीजन लिया है 356 के तहत में, तो वो बोथ दी हाउसेज के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा वो डिसीजन अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में वो डिसीजन सही है कि नहीं है, उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट जो है, जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है, उसको सुप्रीम कोर्ट वो देख सकता है। तो एक सवाल का मैं आउट तो ऑफ द बॉक्स, इससे जो इंस्टेंसेज हैं, जो केसेज हैं सरकार गिराने के, वो नेग्लिजिबल होंगे, यही मेरा सवाल था। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल सर, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है बट आप इस बताइए, एंटी डिफेक्शन का जिक्र आया, जब अभी अशोक गहलोत की सरकार थी, भजनलाल सरकार से पहले, उसमें आपको याद होगा कि 6 बसपा के विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसको लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें चली लीगल स्तर पर भी, पर वो 6 विधायक कांग्रेस के रहे। बाद में जो हुआ वो अलग बात है, उसको लेकर एक डिबेट रही। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा? देखिए, अभी बात बहुत अच्छा किया, आज ही मैंने पढ़ा है, वो पूरा देखा नहीं जजमेंट क्या है, वो देखना जजमेंट तो। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के मामले गए जहाँ पर जो डिस्क्वालिफिकेशन, कि अगर उन्होंने पार्टी एंटी डिफेक्शन लॉ के इश्यूज जो हैं, केसेज जो हैं, वो स्पीकर तय करते हैं, स्पीकर को जजमेंट करना होता है कि ये डिस्क्वालीफाइड हुए या नहीं हुए। स्पीकर सरकार, तो स्पीकर जो है, कई बार ये देखा गया है अलग अलग जगह पे ऐसे केसेज आए हैं कि स्पीकर जो हैं वो जो जिस समय में जो उस टेन्योर होता है उसका हाउस का, उस तक डिसीजन नहीं लेते, जो हुआ तो था राजस्थान में। हाँ, ऐसे केसेज हुए हैं, डिसीजन नहीं लेने की वजह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रियलाइज हुआ कि भाई आपको रिविजिट करना चाहिए इस लॉ को, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। पार्लियामेंट की जिम्मेदारी, मतलब कि भाई डिसीजन कौन लेवे, क्या मैकेनिज्म हो, मेरा नाम है, वो इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट का उस पे है। तो कहने का मतलब पर्पज ये है कि उनका, कि आपका डिसीजन जो है अथॉरिटी, जो भी डिसीजन अथॉरिटी देवे, उसमें विद स्टिपुलेटेड टाइम में हो जाए, जिससे कि न्याय मिल जाए, न्याय उस 5 साल में मिल जाए, सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक हो गया। नहीं तो अगर आप टेन्योर खत्म होने के बाद में लो इन्फेक्शस हो जाए तो पर्पज ही खत्म हो जाए। तो कहने का मतलब जो अथॉरिटी डिसीजन लेती हैं, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ में इस तरह का प्रावधान है और उसके डिफीट कर जाती है, उस प्रोविजन को ही डिफीट हो रहा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कंटेक्स्ट में कहा होगा। So before I go further in this discussion, जो 2034 के आगे का, उससे पहले मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ। ये कहा जा रहा है कि जो आर्टिकल 368 में पूरा फेडरल स्ट्रक्चर में, एक तो वन नेशन वन इलेक्शन में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आएंगे, आर्टिकल 83, 85, 172, 73, 356, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, पहला। दूसरा सर, इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको अपर हाउस, लोअर हाउस के साथ साथ 1/3 ऑफ द स्टेट्स रेक्टिफिकेशन भी चाहिए। 1/2 ऑफ दिस, 1/2 ऑफ द, जो जितने 1/2, यस 1/2 ऑफ द स्टेट। देखिए 368 में उसमें अमेंडमेंट के एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। ठीक है, ये लिखा कि द पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द एक्सप्रेशन डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ एंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं है एनी प्रोविजन, मतलब इट इंक्लूड ऑल द प्रोविजन irrespective of the basic feature of the constitution। लेकिन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट के द्वारा ये कह दिया, एनी प्रोविजन मीन्स यू कैन अमेंड एनी प्रोविजन एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या बेसिक स्ट्रक्चर है कहीं डिफाइन नहीं है, कितने हैं, लेकिन मोटा मोटा बेसिक स्ट्रक्चर जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, द रिलेशनशिप बिटवीन दिस इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, द बेसिकली द रिलेशन द सेपरेशन, this state list and central list, these are the basically basic structure, and thirdly you can say this rule of law, democracy, these are basically basic structure, you can't change it। जैसे डेमोक्रेसी को चेंज नहीं कर सकते आप, रूल ऑफ लॉ के, रूल ऑफ लॉ देश में नहीं होगा तो फिर क्या होगा, you can bring a procedural change, एनआरकी हो जाएगी। तो अब ये है कि ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर नहीं कर सकते, लेकिन 368(2) कहता है कि अगर मान लो आप ये प्रावधान चेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 368 में लिखा है, जुडिशरी का है, स्टेट का है, फेडरल कैरेक्टर का है,
स्टेट सेंट्रल लिस्ट वगैरह का, उसमें अगर कोई अफेक्ट उसको करता है तो आपको 1/2 ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर 368(2) में जो दे रखे हैं किस किस केस में लेना पड़ेगा, ये प्रोसीजर है। अंडरस्टूड। ओके। ये तो 368(1) पावर है और 368(2) प्रोसीजर है। तो उस प्रोसीजरल में इस तरह का अगर अमेंड करते हैं, जैसे दिस प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे आप कल कर दो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने के लिए सिर्फ पार्लियामेंट्री वोट देगी, या कर दो वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने तो के आपको लिए 1/2 इलेक्ट करने के लिए सिर्फ वही वोट देंगे। तो अभी जो है इफ यू आर चेंजिंग दैट, जो अभी इसको चेंज कर रहे हो, तो आप 1/2 ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, जो उन कंटीजेंसी में जो 368(2) में दे रखा है। तो तो फिर अगर उसमें ले रखा है तो इसमें अभी जो है वो 368(2) से कोई लेना देना नहीं। ये फिक्सिंग ऑफ द टाइम शेड्यूल, ये टाइम शेड्यूल है, इसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस का कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को कोई अफेक्ट नहीं करता। सिर्फ इलेक्शन का टाइम जो है वो आप फिक्स करते हैं, उससे स्टेट की पावर जो है कोई कम अफेक्ट नहीं होती। सर बहुत कंफ्यूजन है ये, एक भ्रामक तरीके से फैला हुआ है कि अभी तो स्टेट में आने दो, और उसमें फिर ये है कि इसीलिए केंद्र सरकार चाहती है कंफ्यूजन जो है, बिल्कुल आपने सही कहा आदित्य जी, कंफ्यूजन जो है वहाँ पर हमारे कई सदस्यों को, क्योंकि दरअसल में कई बार क्या होता कि लीगल एस्पेक्ट को क्लियर करना पड़ता, तो कंफ्यूजन कई मेंबर्स के भी था। हाँ, तो आज ये पॉडकास्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि कंफ्यूजन दूर हो जाए सर। तो कंफ्यूजन आम जन का भी दूर हुए, कंफ्यूजन हमारे पॉलिटिकल लोगों का 41 मेंबर हैं, तो हमने कंफ्यूजन दूर करने के लिए न्यूट्रल लोग, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे डॉक्टर DY चंद्रचूड़ हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह जी कैर हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ इंडिया रंजन गोगोई हैं, और उसके बाद में फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जजेस डॉक्टर BS चौहान, जस्टिस हेमंत गुप्ता, और फॉर्मर चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के DN पटेल हैं, और भी दो, एक AP शाह हैं, एक और जो हैं राजेंद्र मेनन हैं, और हरीश साल्वे हैं, एमिनेंट जूरिस्ट और सीनियर एडवोकेट, वेंकट रमनी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और अभिषेक मनु सिंह भी, ये सारे कमेटी के सामने आए। तो इन्होंने आकर के न्यूट्रल लोग जो हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, क्या बेसिक ये जो फेडरल रिलेशन स्टेट के और सेंटर के क्या इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो उन्होंने सारा कहा कि इससे ये टाइम फिक्स करने के लिए, इससे ये नहीं हो रहा है, इससे कोई भी। तो हमें ये जानकारी जो नहीं थी, ये जानकारी हमारे मेंबर्स को भी जो है वो मिली है, उससे पता लगा कि भाई वास्तव में जो वो सोच रहे थे वो बात नहीं है। इसीलिए कोई फेडरल का, कोई स्टेट का और सेंटर के रिलेशन के, इनका रिलेशन जो है बीच में पावर जो है, वो स्टेट की पावर एडवर्सली अफेक्ट नहीं करती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का टाइम फिक्स करने का मामला है। ठीक, तो आंसर टू दिस कंफ्यूजन इज कि अभी तक, क्योंकि आप कोई भी इसमें जुडिशरी या फेडरल बदलाव नहीं हो रहा, इंटरफेयर नहीं हो रहा, तो आपको 1/2 स्टेट रेक्टिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, इसमें 368 के लिए अभी जो अमेंडमेंट कर रहे हैं इसके लिए नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप जो हाई लेवल कमेटी में, उसमें ये भी दे रखा है कि जो कि इस बिल का पार्ट नहीं है, उन्होंने कहा कि आप म्यूनसिपलिटी के चुनाव जो हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव जो हैं, लोकसभा और विधानसभा होने के 100 डेज के अंदर अंदर आपको उनके चुनाव कराए जाने चाहिए। ये रिकमेंडेशन है उनकी, लेकिन गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन जो हैं अभी जो बिल के रूप में एक्सेप्ट किए हैं, वो की कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए किया है। लेकिन अगर आप पंचायतों के अगर करते हैं, तो पंचायत सब्जेक्ट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट सब्जेक्ट होने की वजह से जब उसके संबंध में अमेंडमेंट भारत के संविधान में होगा, जब वो बिल आएगा, तो उसके लिए 1/2 ऑफ द स्टेट की रेटिफिकेशन, उसमें सहमति जरूरी है। बहुत आपने क्लियर शब्दों में समझाया। तो अभी फिलहाल हम ये नहीं देख रहे कि 100 दिनों के अंदर पंचायत होगा, इस बिल में ऐसा नहीं देख। अभी इस बिल में नहीं है, लेकिन सरकार आगे, क्योंकि हाई लेवल कमेटी का है, हो सकता है कि भारत सरकार जो है इस तरह का दूसरा बिल भी लेके आवे आने वाले टाइम में।
अब सर एक महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि मैंने कहा 2034 आप मान लीजिए एक देश एक चुनाव हो गया, आपकी जो ये मेहनत है वो रंग लाई, और फिर सर पहले किसी विधानसभा का जिक्र कर लेते हैं कि विधानसभा भंग हो गई, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, या यूं कहें कि मणिपुर जैसी स्थिति हो गई, तो क्या होगा सर? देखिए, दो तरह की बातें हैं। एक तो स्थिति है कि किसी के चुनाव हो नहीं सकते, तो जनरल इलेक्शन जब होंगे, जैसे सारे स्टेट के सपोज 2034 को 7 हो रहे हैं, लोकसभा के भी हो रहे हैं, 2034 को विधानसभा के भी हो रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन दैट इलेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर could not be conducted along with the general election of the parliament, then election of that state legislature may be conducted at a later date, और आगे की कुछ एक तो हो सकता है ये, और एक है कि जैसे मान लो कि 1 साल के बाद में, अब 1 साल नहीं, और हंग विधानसभा ही आ गई, विधानसभा हंग आ गई, पार्लियामेंट हंग आ सकती है, कोई नहीं बना पा रहा है, तो री इलेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन कितनी बार आई कि भाई कि आपको दूसरी दिन हंग आ जाए, क्योंकि पॉलिटिकल मैच्योरिटी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उस तरह की प्रॉब्लम आएगी। और उसके बाद में, और अभी भी स्थिति यही है, आज की तारीख में बिना अमेंडमेंट करें, अगर मान लो आप देखें, अभी जो भारत के संविधान में प्रावधान जो है, इसके तहत में अगर हंग पार्लियामेंट आती है बिना अभी अमेंडमेंट करा, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो क्या होगा? चुनाव होगा कि नहीं होगा वापस? सवाल यही है कि अभी जो स्थिति है कि हंग पार्लियामेंट होती है तो चुनाव 5 साल के लिए होता है, और अगर इस तरह का लॉ आ जाता है तो हंग पार्लियामेंट या हंग विधानसभा आती है जो कोई सरकार नहीं बना पा रहा है, और 6 महीना बीत जाता है तो चुनाव 4.5 साल के लिए होगा। सिर्फ ड्यूरेशन का फर्क है, 34 के बाद बाकी जो है ड्यूरेशन का फर्क, और ड्यूरेशन का फर्क है, बाकी नहीं तो अभी 5 साल के लिए होगा, अभी 4.5 साल के लिए। तो ये ज़्यादा ठीक है जब ये पता लगेगा कि जो पॉलिटिकल, हम कई बार ये जो चीज़ होती है कि भाई इलेक्शन 5 साल के लिए हो जाएगा, चलो, अब जब लगेगा कि इलेक्शन 2 साल के लिए होगा, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पार्टी अपने हित में करती है, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं करती है, तो अब जो है प्योरली प्राइमरीली जो कह सकते हैं कि पहले नेशनल इंटरेस्ट को सोचना पड़ेगा, और पार्टी का हित जो है वो सर्वोपरि नहीं होगा। सर एक बार और, 2034 में पूरे देश और पूरे राज्यों के चुनाव एक साथ हो जाते हैं, फिर आप फर्ज कीजिए कि 36 में किसी एक राज्य में ऐसी स्थिति होती है जैसे मणिपुर में हुई। 36 में 1 साल राष्ट्रपति चुनाव रहता है, राष्ट्रपति शासन रहता है 36 से लेकर 37 तक। अब 37 में वो राज्य तैयार होता है चुनाव के लिए, और इस तरह से तो 37 का जो चुनाव होता है वो 37 के लिए होगा, 38 के लिए होगा, सिर्फ 2 साल के लिए, क्योंकि 39 में तो फिर चुनाव होना है देश के साथ। आप यही कह रहे हैं? यही तो अभी देखिए, आप ऐसा है कि इलेक्शन कमीशन के पावर जो है, अभी जो बिल जो आया है जो पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें ये पावर है कि इलेक्शन कमीशन का पावर सिर्फ उसी समय है जब जनरल इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो किसी स्टेट के इलेक्शन लेटर डेट पे कर सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वो पावर नहीं है, अभी बिल में कोई प्रावधान नहीं है कि अगर 2036 में अगर इलेक्शन कमीशन सोचता है कि इसका इलेक्शन संभव नहीं है, जैसे मान लो कि इलेक्शन कमीशन ने एक बार निर्णय ले लिया जैसे 2034 में भाई इलेक्शन संभव नहीं है, लेटर डेट पे करे, तो वो तो कर सकते हैं। लेकिन ऐसा चुनाव जो 2036 में अगर मान लो कोई विधानसभा नो कॉन्फिडेंस आ जाता है या कोई कारण से अगर होता है, तो 2036 में इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कह सकता कि इसकी लेटर डेट पे करो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के एज ऑन टुडे जो बिल में प्रावधान है वो जनरल इलेक्शन के वक्त ही निर्णय ले सकता है, बाद में नहीं ले सकता। लेकिन मुझे लगता है बाद में निर्णय लेने के लिए 356 भी है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो उसके तहत में प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को, हाँ ये मेरा मानना जरूरी है कि इसको हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि अगर इलेक्शन कमीशन इस ओपिनियन का है 356 में जाने की बजाय, अगर इलेक्शन कमीशन इज ऑफ द ओपिनियन कि भाई के भंग होने के बाद में या उसमें अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद में सिचुएशन अगर उसमें जैसे किसी स्टेट में ऐसी आ जाए कि इलेक्शन संभव नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन जो है उस समय ये निर्णय नहीं ले सकता कि इसके इलेक्शन लेटर डेट पे करें, उसको तो इलेक्शन कराना पड़ेगा।
फिर बाद में 356 को इन्वोक करो। तो आपको पावर देनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन। एग्जैक्टली 356 में अगर मान लो वो कंडीशन नहीं है तो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसको सोचा जाना चाहिए। अच्छा पॉइंट है। चलिए सर, अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन फर्ज कीजिए कि 2034 में चुनाव होते हैं, कोई भी सरकार आती है और उसको अविश्वास प्रस्ताव आता है देश में, केंद्र सरकार पे अविश्वास प्रस्ताव आता है और केंद्र सरकार केवल 1.5 या 2 साल चलती है, तो फिर क्या होगा? देखिए उसमें तो रिमाइंडर टर्म का प्रिंसिपल जो है वो एवर होगा हमेशा के लिए, लोकसभा के लिए, किसी के लिए भी, कोई भी चाहे लोकसभा विधानसभा हो। अगर 2 साल के बाद में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाती गिर जाती तो वापस चुनाव होगा तो 3 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर साइकिल ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये जो तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म, आग का दरिया है और डूब के जाना है, बिगेस्ट इलेक्शन रिफॉर्म इन द कंट्री। एंड लोग कहते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये मेंबर्स को, हमारे 41 मेंबर्स हैं, ईश्वर ने एक बहुत बड़ा मौका दिया है नेशन बिल्डिंग के लिए, और ये मौका अगर चूक गए मुझे लगता है कि सदस्यों को वापस ये नेशन बिल्डिंग का मौका मिलेगा नहीं। इसको एनकैश करना चाहिए, इस मौके का उपयोग करना चाहिए, और नेशन बिल्डिंग में मेरा मानना है कि सब हम शरीक होकर के, इवन मेंबर्स भी, पार्लियामेंट भी, सब पॉलिटिकल पार्टी भी इस पे मंथन करें, इस पे सोचें कि वेदर इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट और नॉट। इफ इट इज इन नेशनल इंटरेस्ट then they should forget each and everything. I hope, and they should think in terms of national interest, not in terms of the interest of a particular political party. I hope opposition parties take it as an appeal, as a something which is towards nation building. पर फिर भी सर, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी तब होती है जब पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, विपक्ष पार्टियों की भी सुनी जाए, उनकी सहमति असहमति को भी महत्व दिया जाए। अब सर जब आप जेपीसी में बैठते हैं तो मैं वो रुख समझना चाहती हूँ कि जब जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के नेता हैं वो क्या सहमत हैं? देखिए अभी सहमत और असहमत की बात नहीं है, अभी हम सुन रहे हैं। जैसे जजेज आए हमारे साथ में इंटरेक्शन के लिए, उनको हमने सुना, हमारी क्वेरीज होती है। हो सकता है मैं भी किसी प्रावधान पे सहमत नहीं हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे हर चीज़ पे मतलब अगर लगा, क्योंकि हमारी सहमति और सहमति ये पार्टी लाइन पे नहीं होती, वहाँ पर वो नेशनल इंटरेस्ट पे होती है कि हम पार्लियामेंट को ऐसा बिल बना के भेजें कि हम ये देखें भाई कि जो कि वर्केबल हो आगे आने वाले सैकड़ों सालों तक। तो इसीलिए उसमें सहमति असहमति जो है वो पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस होगी। हमारा एफर्ट्स ये होगा कि हम कंसेंसस आपस में कैसे बिल्ड करें नेशनल, जिससे कि अच्छा कानून बन करके हम अच्छे कानून के लिए पार्लियामेंट को रिकमेंड करें। थोड़ा सा आप मुझे स्नेक पीक करने दीजिए, जब जेपीसी की बैठक हुई तो क्या क्या आपत्तियां आई अभी तक विपक्षियों की? देखिए शुरू में जो आपत्तियां आई थी, वैसे बेसिकली जो पार्लियामेंट के सामने हुआ कि भाई कि पार्लियामेंट एम्पावर्ड नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट इस लॉ को लेजिस्लेट नहीं कर सकती, भारत के संविधान को अमेंड नहीं कर सकती। उसका खास सबसे बड़ा कारण बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का चेंज है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये है कि ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, फिक्सिंग ऑफ ए टाइम शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन इज ए बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट, हमें अंडरस्टैंड करना था। जो संशय था किसी मेंबर्स में हमारे पार्टी लाइन पे, उन संशय को खत्म करने के लिए हमने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, करीब 9 जज आ गए, जिसमें से 7 तो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट को क्लैरिटी के लिए, और 2 सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। अब उसके बाद में वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आए, उसके बाद में मिस्टर सिंह भी आए, सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह जी, उसके बाद में हमारे हरीश साल्वे जी आए। तो इन सारों से जो है ये संशय हमें इनसे बात करने के बाद पता लगा कि ये जो है सिर्फ फिक्सिंग ऑफ द टाइम ऑफ द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज नथिंग टू डू विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन, पहले ये था। तो क्या वो कन्विंस हुए सर? तो अभी मोटा मोटा ये था कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हम कन्विंस हो गए। अब कन्विंस का ऐसा है कि हमने कोई इस पे मत तो कराया नहीं कि वो कन्विंस है कि नहीं,
लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई कि हमें Idea flow हो। जो बताया गया था उससे हम इस बात के कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं उठा कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और ये चेंज नहीं हो सकता। ये क्योंकि फिक्सिंग ऑफ द टाइम ऑफ द इलेक्शन डेट है, इलेक्शन डेट से कोई इससे बेसिक स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिक इसीलिए कन्विंस होने का मतलब, जब बात कही तो कोई विरोध की बात वापस नहीं है, तो उसमें तभी तो हम बिल के अंदर गए। नहीं तो वो ये कहते हैं भाई कि जब कर ही नहीं सकती पार्लियामेंट, इसको चेंज ही नहीं कर सकती, तो हम क्यों एक्सरसाइज करें। तो ऐसी बात नहीं है। तो सर अब वक्फ बिल में ऐसा ही हुआ, जेपीसी की बैठक हुई, जेपीसी के बाद बिल प्रोड्यूस होता है, बिल संसद में आता है और जिस भी पार्टी के ज़्यादा सांसद होते हैं बिल पारित भी हो जाता है, जो कि हुआ। लेकिन उसके बाद विपक्ष आज भी जनता के बीच जाके ये कह रहा है कि वक्फ बिल आइडियल नहीं है और वक्फ बिल किसी एक समाज के लोगों के लिए या एक धर्म के लोगों के खिलाफ है। तो प्रोपेगेंडा ये हो गया या एजेंडा सेटिंग या यूँ कहें मैसेजिंग ये हो गई कि सरकार ने ज़बरदस्ती वक्फ बिल कराया। तो ऐसा ही वन नेशन वन इलेक्शन के लिए किया जाए कि हाँ, आप जेपीसी में बुलाया ज़रूर पर हमारी सहमति को दरकिनार किया और ये ज़बरदस्ती हुआ है। देखिए, वक्फ बिल जो है वो देश की संसद के द्वारा पास हुआ है, ये सरकार के द्वारा पास नहीं हुआ। सरकार तो लेके आई थी। संसद तो सरकार नंबर का गेम है सर। सरकार नंबर, ये तब ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं। नंबर्स। तो हम सरकार नहीं कह सकते, ये संसद ने पास किया है। और अगर संसद पास करती मेजोरिटी से, तो आप मुझे बताइए कि जो डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल की बात करें, जब भी कोई कानून बनता है, क्या कोई पार्टी या कोई व्यक्ति ये कह सकता है क्योंकि इसमें तो मेजोरिटी से पास हुआ, हमने वोट नहीं दिया इसलिए ये कानून हम पे लागू नहीं होता। कोई भी देश में कानून बनता है जो 1950 से बना है अभी तक, कोई भी कानून बनता है, अगर उसमें संविधान में ये दिया कि अगर सिंपल मेजोरिटी से पास होगा एक्ट, वो कानून बनेगा। कानून बनने का मतलब ये है कि पूरे संसद ने पास किया, ये माना जाएगा। फिर ये तो नहीं माना जाता कि ये तो क्योंकि ये तो मेजोरिटी से पास हुआ है, मेजोरिटी पे ही लागू होता है, दूसरा पे लागू ही नहीं होगा। कि हमने तो पास किया नहीं, हम पे लागू नहीं होगा, जिन्होंने पास किया उन पे लागू करो, ऐसा होता नहीं है, ये कह भी नहीं सकते। तो इसीलिए संसद के द्वारा जब कानून पास होता है, वो पास होने का बाद मतलब ये होता है कि अगर भारत के संविधान में लिखा कि जहाँ पर मेजोरिटी से पास होना है, सिंपल मेजोरिटी, वो कानून माना जाएगा, पूरी संसद ने पास किया। जहाँ 2/3 मेजोरिटी की बात है, कानून पास होता है, वो पूरे संसद के द्वारा पास होता है। और वो पास होने के बाद में कानून जो है देश का कानून है, वहाँ कोई सिर्फ मेजोरिटी का कानून नहीं, वो सब पे लागू होता है। तो इसीलिए ये कहना है कि सिर्फ मतलब उन्होंने किया, वो किया, उसके बाद में कानून ठीक हुआ कि नहीं हुआ, या कानून बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है या नहीं है, या कहीं फंडामेंटल वायलेशन का है कि नहीं है, तो उसके लिए जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल है। हमारे पास में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तो उसको एग्जामिन करती है। तो उसके ऊपर हम कमेंट्स कुछ कर नहीं सकते, जो भी जजमेंट आएगा वो सबको माना जाएगा। अब जजमेंट अगर मान लो, जजेज मान लो 5 बैठे, 3 एक तरफ और 2 एक तरफ, तो जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। तो इसीलिए ये बात जो है, हम कहते हैं कि कानून संसद के द्वारा पास किया है, कानून सब पे ऊपर लागू है, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई अपनी वर्डिक्ट है उसको क्वेश्चन नहीं करते। सर, अब ये पूरा प्रक्रिया यानी कि कागज से कानून, जो जिम्मेदारी आपके कंधे पर है, कानून कब तक बनकर आप टेबल कर देंगे या संसद के टेबल पर रख देंगे? देखिए, आपने एक बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछा है कि कानून कब तक बन जाएगा। ये संसद के पास में पावर, मेरे पास में नहीं है। जेपीसी की पूरी रिपोर्ट कब तक हमारे पास में रिपोर्ट सबमिट करने के लिए हमारे पास में हम डिसीजन सब मिलकर लेते हैं, हमें इस बात की खुशी है। हमें सब मेंबर्स ने जब मुझे कहा कि भाई हम सब स्टेट में जाएंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, हमने कहा ठीक है, सब ने निर्णय लिया और सर्व समिति से निर्णय था, तो हम सब स्टेट में जाएंगे। सब स्टेट में जब सुन लेंगे, हम डेट भी फिक्स करते हैं, मेंबर्स को भी सहूलियत वगैरह हर तरह देखते हैं, हाउस भी नहीं चल रहा हो तो हम बाद में स्टडी टूर के लिए जाते हैं। तो जब सारों से सुन लेंगे, सबके साथ हम सोचेंगे, कमेटी ये सोचेगी भी कि हाँ, हमने सफिशिएंट हियरिंग सब स्टेक होल्डर्स की कर ली है, तो उसमें रिपोर्ट पेश कर देंगे। उसके बाद में काम जो है वो संसद का है। सर, ये पॉलिटिकल आंसर आपने दिया, फिर भी मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को क्लैरिटी आ जाए। जैसे अभी हम 25 में हैं, 26, 27, 28
29 तक जब हम ये सोच रहे हैं कि 29 से वो अपॉइंटेड डेट जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपॉइंटेड डेट, तो 28 तक आप टेबल कर देंगे? क्योंकि इससे जुड़ा एक बड़ा महत्वपूर्ण देखिए, सवाल है। सरकार का कंसर्न ये है, सरकार का कंसर्न ये है कि भाई कि ये उनके ऊपर आरोप नहीं लगे कि बिना सुने स्टेक होल्डर्स को और रिपोर्ट कमेटी ने दे दी। कभी कहते हैं ना कि बुलडोज कर दिया, सरकार ने बुलडोज कर दिया, तो कमेटी भी जो है बुलडोज किसी को नहीं करना चाहती। कमेटी जो है सबको हियरिंग दे करके बहुत सोच समझ करके अपनी रिपोर्ट देगी। ये हमारे लिए बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन, और हम चाहते हैं कि सबको सुन करके अच्छी तरह से रिपोर्ट दी जाए। अब ये मेरा एक आखिरी सवाल पर बहुत खास सवाल, आपने कहा कि जो वो अपॉइंटेड डेट है जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे, वो बहुत महत्वपूर्ण डेट है जब से वो अमली जामा पहन जाएगा इसका। तो वो अब जो आगे लोकसभा पहली बार बैठेगा हाउस, उसकी पहली तारीख जिसको हमने फॉर एग्जांपल 15 जून कहा है, तो वो तब नोटिफिकेशन आप जारी करेंगे या जिस दिन बिल को टेबल करेंगे उसी दिन नोटिफिकेशन जारी करेंगे? देखिए, अभी जो तारीख पहले तय होगी या तब तय होगी? नहीं, बिल का अभी इंटेंट जो है, बिल में जो प्रावधान है उसके हैं कि ये कानून जो है लागू होगा जो ही फर्स्ट सिटिंग होकर नोटिफाई होकर के उसी दिन लागू होगा। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कमेटी जो है अगर ये डिसाइड करती है कि इसमें नोटिफाइड जो है पहले भी हो सकता है कानून, डेट भी अगर मान लो कमेटी सोचती है कि भाई अगर पार्लियामेंट सोचती है कि नहीं डेट चेंज करनी है, क्योंकि ये बिल तो सरकार का है, पार्लियामेंट का तो है नहीं। ये तो सरकार ने कहा कि भाई कि हमारा खाका बिल का ही है। अब पार्लियामेंट कमेटी रिकमेंडेशन क्या करती है मैं अभी उसको बता नहीं सकता, क्योंकि वो तो सारे लोग डिसाइड करेंगे, मैं अकेला डिसाइड करने वाला हूँ नहीं। हम बिल्कुल एक टीम के रूप में काम करते हैं सारे 41 मेंबर्स, और करने के बाद में हम डिसाइड करने के बाद में हम रिकमेंडेशन हमारी अनुशंसा देंगे पार्लियामेंट को। उसके बाद में पार्लियामेंट डिसाइड करता है। वो अगर अपॉइंटेड डेट को 15 जून नहीं रख करके वो अपॉइंटमेंट अगर ये सोचती पार्लियामेंट के भी कि हम अगर मान लो 2028 में सपोज पास कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि 2028 पास करके उसके बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा नोटिफाई होने के बाद में लागू हो जाना चाहिए, तो कर सकती है पार्लियामेंट। नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी? अगर संसद से कोई कानून पास हो सकता है, दरअसल में दो हैं, एक तो पास हो गया, एक उसको लागू करना। हाँ। तो पास अगर मान लो संसद से हो गया, जो कि 28 में फर्स्ट अब पास हो गया, अब उसको लागू करने का जो है कोई भी सरकार हो, संसद का काम जो है, अब ये नहीं कि भाई कि ये संसद तो उनकी थी, हम पास नहीं कर, लेकिन सरकार के पास में कोई हथियार नहीं है, वो तो संसद ही कर सकती है वापस करना चाहे तो। अगर अपने काम को संसद ने अगर किया कि हम नहीं करना चाहे तो संसद कर सकती है, उसको तो संसद को कोई रोक नहीं सकते। अगर संसद ने किया तो अगर किसी चीज़ को किया तो वो वापस विड्रॉ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है संसद तो, लेकिन सरकार रोक नहीं सकती उसको। अगर कानून पास हो गया है तो सरकार को तो उसको लागू करना है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कानून पास हो गया है, कोई भी सरकार हो, सरकार को लागू करना है, सरकार को लागू करना पड़ेगा। तो एक बार गोली निकल गई है तो वो वापस बंदूक में सर नहीं आती नजर। लेकिन गोली का एग्जाम्पल तो मैं एकदम यहाँ नहीं दे सकता, लेकिन संसद ने जो कानून बनाए हैं वो सरकार को लागू करना पड़ेगा। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने सरल शब्दों में आपने मुझे और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको समझाया, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बहस राजनीतिक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिहाज से देश किस दिशा में आगे बढ़े ये बहस उसको लेकर है। इसलिए आज पीपी चौधरी साहब ने एक देश एक चुनाव की बारीकियों को, कानूनी बारीकियों को, कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव को, इन तमाम चीज़ों को, और सबसे महत्वपूर्ण बात है तारीखों सहित ये पूरा समझाया। पीपी चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने आसान भाषा में। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपका भारत 24 चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।